क्या आप जानते हैं दाऊद इब्राहिम ने कैसे बॉलीवुड, क्रिकेट और अंडरवर्ल्ड को एक साथ कंट्रोल किया? कैसे उसने मुंबई में 12 धमाके करवाए जिसमें 257 लोग मारे गए? और क्यों आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा दाऊद की पूरी कहानी ए से जेड तक। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यह है दाऊद इब्राहिम कासकर। जन्म 1955 मुंबई के डोंगरी इलाके में। आज उसकी उम्र है 69 साल, लेकिन उसकी ताकत आज भी उतनी ही खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं दाऊद इब्राहिम की असली कहानी। बचपन में दाऊद एक आम लड़का था, लेकिन गरीबी और इलाके के माहौल ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। स्कूल छोड़ दिया और गलियों में छोटे मोटे चोरी के धंधे में लग गया। 1970 के दशक में दाऊद ने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम के साथ मिलकर गैंग बनाई। पहले छोटे काम, फिर धीरे धीरे स्मगलिंग में एंट्री, सोने की तस्करी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर ड्रग्स। लेकिन दाऊद सिर्फ एक छोटा अपराधी नहीं बनना चाहता था। उसके मन में था पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करना। और यहीं से शुरू हुआ खूनी गैंगवार का खेल। डी का मतलब सिर्फ दाऊद नहीं, डी का मतलब था डेथ, डेंजर और डोमिनेशन। दाऊद की रणनीति थी बिल्कुल स्मार्ट। उसने मुंबई की स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट और हवाला के धंधों पर कब्जा कर लिया। पुलिस, नेता, बिजनेसमैन सबको अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन था छोटा राजन। हाँ, वही छोटा राजन जो पहले दाऊद के गैंग में था, लेकिन बाद में दुश्मन बन गया। और शुरू हुआ मुंबई का सबसे खतरनाक गैंगवार। इस गैंगवार में सैकड़ों लोग मारे गए। मुंबई की गलियों में खून की नदियां बह गईं। दाऊद की ताकत इतनी बढ़ गई कि बॉलीवुड के सितारे भी उससे डरने लगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दाऊद का बॉलीवुड कनेक्शन भी था। फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाना, एक्टर्स को धमकाना और फिल्मों की फाइनेंसिंग, सब कुछ डी कंपनी के कंट्रोल में था। 993 मुंबई ब्लास्ट्स, दाऊद की सबसे खतरनाक साजिश। दोस्तों, यह कहानी है उस दिन की जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं रही, बल्कि जंग का मैदान बन गई। 12 मार्च 1993, एक तारीख जिसने पूरे देश को हिला दिया। सुबह का समय था, लोग रोज की तरह अपने कामों पर निकले थे। किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में 12 धमाकों की गूंज पूरे मुंबई को झकझोरने वाली है। पहला धमाका हुआ स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में, जहां सैकड़ों लोग हर दिन काम करते थे। 19 मंजिला बिल्डिंग का आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। वहां से उठता धुआं पूरे शहर को बता रहा था कि आज कुछ बहुत भयानक हुआ है। कुछ मिनट बाद धमाके पर धमाके होते गए। एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, जवेरी बाजार, होटल सी रॉक, होटल जुहू सेंटर, पासपोर्ट ऑफिस, प्लाजा मूवी थिएटर और भी कई जगह एक के बाद एक विस्फोट। हर जगह लाशें, घायल लोग और हेलीकॉप्टरों की आवाजें गूंजने लगीं। 257 लोग अपनी जान गंवा बैठे। 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। और मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं रुकता था, वो शहर अपने घुटनों पर आ गया। लेकिन सवाल था, ये सब हुआ क्यों? जवाब छिपा था कुछ महीनों पहले की एक घटना में। दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद भड़के मुंबई दंगे। उसी हिंसा और नफरत के बीच बैठा था दाऊद इब्राहिम, मुंबई का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन। वो चाहता था बदला, और उसने ठाना कि यह बदला पूरी मुंबई को झुलसा डालने वाला होगा। दाऊद ने पाकिस्तान की ISI और आतंकी संगठनों से हाथ मिला लिया। उसने अपने नजदीकी आदमी टाइगर मेमन को जिम्मेदारी दी मुंबई में प्लान तैयार करने की। टाइगर मेमन और उसके भाई याकूब मेमन ने मिलकर सैकड़ों युवकों को भर्ती किया और ले गए कराची। वहां उन्हें सिखाया गया RDX, ग्रेनेड और AK-47 साथ चलाना। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते इन हथियारों और विस्फोटकों को महाराष्ट्र के किनारों तक स्मगल किया गया। कभी रत्नागिरी से, कभी शेरी गांव से। मकसद साफ था, भारत को घुटनों पर लाना। 12 मार्च 1993 को वो ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसे बाद में कहा गया इंडियाज ब्लैक फ्राइडे। हर जगह को टारगेट किया गया जो आर्थिक,
सामाजिक या प्रतीकात्मक रूप से भारत की ताकत को दिखाता था। सीबीआई और मुंबई पुलिस ने सैकड़ों अधिकारियों की टीम बनाकर तुरंत जांच शुरू की। करीब 20,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई, जिसमें 189 आरोपियों के नाम शामिल थे। 57 लोग कोर्ट में पेश किए गए। 100 से ज्यादा अब भी फरार हैं। याकूब मेमन, जो साजिश में अहम भूमिका निभा चुका था, को आखिरकार गिरफ्तार किया गया और 2015 में उसे फांसी दी गई। लेकिन दाऊद इब्राहिम, वो अब भी पाकिस्तान में छिपा बैठा है, सरकारी संरक्षण में। कहा जाता है कराची के क्लिफ्टन इलाके में। भारत ने कई बार पाकिस्तान से दाऊद की एक्स्ट्राडिशन की मांग की, लेकिन हर बार इनकार किया गया। फिर भी विश्व समुदाय ने उसे पहचान लिया। FBI, इंटरपोल और यूनाइटेड नेशंस तीनों ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। आज भी उस दिन की चीखें, वो धुआं, वो खून से रंगी मुंबई हर भारतीय के दिल में एक सवाल छोड़ जाता है। क्या दाऊद को कभी उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? और सबसे दिलचस्प बात, दाऊद की संपत्ति। अनुमान है कि उसकी कुल संपत्ति 50,000 करोड़ से ज्यादा है। दुबई में प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में बिजनेस और दुनिया भर में छुपा हुआ काला धन। उसके गैंग के सदस्य आज भी भारत में एक्टिव हैं, छोटे मोटे अपराध से लेकर बड़े टेररिस्ट अटैक तक। डी कंपनी का हाथ माना जाता है। 2008 का मुंबई अटैक, 26 नवंबर, इसमें भी दाऊद का नाम आया था। हालांकि सबूत नहीं मिले, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि इसमें भी उसका रोल था। दाऊद की कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत रास्ता कभी सफल नहीं होता। आज वो अरबों का मालिक है, लेकिन अपने देश में पैर नहीं रख सकता, अपने परिवार से नहीं मिल सकता। हर वक्त मौत के साए में जीता है। भारत सरकार और सीबीआई आज भी उसे पकड़ने की कोशिश में लगी है। कभी न कभी न्याय जरूर मिलेगा।